वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस नेट परिवार। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परियार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं ईएमएफटी। और इस ईएमएफटी में हम यूनिट नंबर पढ़ रहे हैं 5 और यूनिट नंबर 5 में लास्ट लेक्चर में हमने शुरू कर दिया था ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में हमने क्या निकलवाई थी, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी। और डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारी वैल्यू क्या थी, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू निकली थी वो दो इक्वेशन निकली थी। एक वेव की वोल्टेज की निकली थी और एक वेव की करंट की निकली थी। वोल्टेज की जब इक्वेशन की बात कर रहे थे तो निकली थी डी स्क्वायर वी ऑफ जेड अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वी ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 0। ये वोल्टेज की निकली थी। सेम ऐसी करंट की थी, वोल्टेज वेव इक्वेशन, करंट वेव इक्वेशन। जब वोल्टेज वेव इक्वेशन की यहाँ इस तरीके से बात करी थी तो हम इसे डी बाई डी टी स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, कैपिटल डी भी तो मान सकते हैं। डी बाई डी टी स्क्वायर को हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, कैपिटल डी भी इसे मान सकते हैं। तो हम इसे इक्वेशन को क्या लिख लें, अगर डी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वी ऑफ जेड कॉमन ले लें इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे जो डी आ गया उसकी वैल्यू प्लस माइनस गामा आ जाएगी। डी की वैल्यू मैं अंडर रूट लूंगी, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस का, तो प्लस माइनस कितनी आ जाएगी, गामा आ जाएगी। तो इसका मतलब जो डी मेरे जो रूट्स होंगे, रूट्स की इक्वेशन में जो वैल्यू रूट के आ गई वो क्या आ गई, प्लस माइनस गामा। ये सेम वो है जो हमने पहले भी करा था। तो ये मेरी वोल्टेज की इक्वेशन थी। तो मैं डिफरेंशियल वोल्टेज इक्वेशन को अपना किस तरीके से लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकती हूँ। तो एक तरीके से ये समझ लो ये टॉपिक ही है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो निकली थी। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जो हम मैथ्स में भी देखते हैं, दो कांस्टेंट मान लेते हैं, एक ए भी मानते थे ना मैथ्स में, तो ए ई की पावर माइनस जो भी हमारा रूट निकलता था, रूट इनटू जिस डायरेक्शन में वो रूट निकल रहा है, मतलब जो भी हमने कांस्टेंट लिया है वो वाला पैरामीटर उसके साथ लगा देते थे। यहाँ सॉल्यूशन में क्योंकि वोल्टेज की इक्वेशन है तो यहाँ v1 v2 v0 v1 ऐसे मान लो। करंट की इक्वेशन होगी तो वहाँ आई के टर्म में रूट्स क्या करेंगे, मतलब कांस्टेंट यहाँ पर मान लेंगे। वहाँ यहाँ हम क्या मान लेते हैं, v0 एक बार प्लस का मान लेते हैं, एक बार v0 माइनस का मान लेते हैं। वरना a और b मैथ्स में क्या मानते थे हम, a और b मानते थे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी हम क्या मान लेते हैं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन v0 एक बार प्लस का, एक बार a होता है एक बार b होता है ना, एक बार e की पावर प्लस की होती है एक बार e की पावर माइनस की होती है। तो प्लस वाले के साथ प्लस का भी मानते हैं, माइनस वाले के साथ मतलब अपोजिट में हम यहाँ क्या कर लेते हैं, v की वैल्यू मान लेते हैं। तो v0 प्लस e की पावर गामा एक बार प्लस का आता है एक बार माइनस का आता है, तो इसे एक बार माइनस का लिख दो किसी के भी साथ, एक बार प्लस का, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के साथ माइनस किसी के साथ प्लस, ई की पावर माइनस गामा। कौन सी डायरेक्शन में लेते हुए आ रहे हैं, अभी तक हम जो वेव चल रही है, वेव हम अभी तक जेड डायरेक्शन में ही लेते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ भी हम कौन सी डायरेक्शन में लिख लेते हैं, जेड डायरेक्शन में, या जेड लेंथ, लेंथ ऑफ वेव कितने लिख लेते हैं, जेड के टर्म में लिख लेते हैं, प्लस v0 माइनस, जैसे यहाँ a लिखते थे b लिखते थे, यहाँ हमने a लिख दिया, ये लिख दिया b, ई की पावर एक बार प्लस का गामा एक बार माइनस का गामा, प्लस का गामा इंटू जेड। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है सॉल्यूशन इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन, किसकी, इसकी, ये बराबर जेड सॉल्यूशन। किसका फंक्शन है ये, v का, किसमें है, स्पेस में है, तो ये हो गया स्पेस में किसका फंक्शन, v का फंक्शन। तो वोल्टेज की जो हमारी इक्वेशन आई, सॉल्यूशन जो हुआ वोल्टेज इक्वेशन का, इस तरीके से हमारा हो गया। कौन सी डायरेक्शन में है, स्पेस में, कौन सी डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। तो स्पेस में या तो यहाँ vs लिख लेती हूँ, यहाँ पे जेड लिख लूंगी, जेड डायरेक्शन में है, या v जेड लिख लो और वहां पर कितना लिख लो, स्पेस में लिख लो। यहाँ हमारी किस में है, एक सेकंड उल्टा ही लिख दिया, वो ही लिखते हैं, v फंक्शन ऑफ जेड, v फंक्शन ऑफ जेड किस में, स्पेस में। टाइम को तो हमने यहाँ ड्रॉप कर दिया था, एक बार में सही ही नहीं लिख रहा है। ठीक है, ये हमारी किसकी आ गई, सॉल्यूशन इक्वेशन आ गई, किसकी, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, किसकी, वोल्टेज वेव इक्वेशन की। ठीक है, इसी की तरीके से ये दोनों यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ये चीज पहले भी बताई थी, पहले भी हमने
ई नॉट और एच नॉट निकाला था ना, सेम वही चीज यहाँ पर ये है कि ये जो वी नॉट प्लस है और वी नॉट माइनस है ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे मैथ्स में ए और बी होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम करंट की डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। जो करंट की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी आई थी वो कितनी आई थी, डी स्क्वायर आई ऑफ जेड डी टी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर आई ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को भी अगर सॉल्व करें तो d बराबर यहाँ भी प्लस माइनस अल्फा ही निकल के आएगा। तो करंट की जो इक्वेशन हो गई वो कितनी हो गई, आई नॉट एक बार प्लस में e की पावर माइनस गामा जेड, एक बार आई नॉट माइनस में e की पावर प्लस गामा जेड इज इक्वल्स टू आई की जेड के टर्म में, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी किसकी हो गई, एक वोल्टेज और एक ही हमारी करंट। वोल्टेज और करंट की हमने क्या निकाल ली, यहाँ पर इक्वेशन निकाल ली। तो ये वेव इक्वेशन हमारी हो गई ये वेव इक्वेशन हो गई स्पेस में। अगर मैं कंप्लीट वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करूं, अगर मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए जो हमारा किसमें होता था, e की पावर j ओमेगा t वाला होता है, वही सॉल्यूशन अगर मैं यहाँ पर लिखूं, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टाइम का फंक्शन लेना पड़ेगा। अब मुझे जब टाइम का vs को z के साथ किसका भी फंक्शन लेना है, टाइम का भी फंक्शन लेना है, तो मुझे इसका रीअरेंज फिर से करना पड़ेगा, e की पावर ओमेगा t किसकी टर्म में लिखते हैं हम, फिर e की पावर j ओमेगा की टर्म में लिखते हैं ना, किसको, चाहे i को लिखो चाहे किसको लिखो, v को लिखो। v की बात कर रहे हैं तो पहले v को लिख लेते हैं, v को इसकी टर्म में यहाँ पर लिखते हैं। तो बस कौन सी टर्म यहाँ आ जाएगी, कॉस की टर्म। यहाँ किसकी टर्म आ जाती है, कॉस की टर्म निकल के आ जाती है। तो मैं अपनी दोनों ही इक्वेशन के साथ, हमने क्या इससे करा है, टाइम को वापस रीइंसर्ट कर दिया। हमने टाइम को क्या कर दिया, रीइंसर्ट कर दिया। तो जब मैंने टाइम को यहाँ रीइंसर्ट करा तो मेरा कितना आ गया, vs z कोमा t इज इक्वल्स टू, पहले वोल्टेज की कर रहे हैं तो वोल्टेज की इक्वेशन है v नॉट e की पावर गामा। गामा को कितना लिख सकते हैं, हमें पता है जो हमारा गामा है अल्फा प्लस जे बीटा है, सेम वही प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो पहले लिया था, यहाँ भी प्रोपोगेशन कांस्टेंट वही है। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा पर वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आर प्लस जे ओमेगा एल अंडर रूट में और आर प्लस जे ओमेगा सी ये है। तो गामा बराबर तो अल्फा प्लस जे बीटा है ना, तो जे बीटा तो वहां आ जाएगा और माइनस अल्फा टी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा e की पावर जे ओमेगा टी और जे बीटा कहाँ पर चला जाएगा मेरा, वो चला जाएगा कॉस के साथ जब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगी। और यहाँ पर मेरी कौन सी टर्म आ जाएगी, अल्फा वाली टर्म मेरी यहाँ पर आ जाती है। तो v नॉट प्लस वाले के साथ माइनस वाला था ना, तो प्लस वाले के साथ मैं क्या लिखूंगी, माइनस वाला यहाँ पर लिख दूंगी। इस चीज को हमेशा क्या करना है, याद रखना है कि प्लस का v नॉट है तो माइनस, और माइनस वाला होगा तो प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस। अब क्या आ जाएगा, जो बीटा वाला फंक्शन हमने छोड़ा था और z के साथ, तो बीटा z, क्योंकि यहाँ गामा माइनस का है, गामा किसका है, यहाँ माइनस का है, तो इसलिए यहाँ माइनस का अल्फा आया। गामा माइनस का था जो z माइनस होने से माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो ये चीज यहाँ याद रखेंगे कि यहाँ कॉस ओमेगा टी किसका हो जाता है, यहाँ माइनस का, माइनस अल्फा टी, यहाँ माइनस का ही रहेगा, माइनस माइनस मतलब जेड भी माइनस का, ठीक है, फॉर्मूला ही तभी बनता है ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ठीक है। यहाँ माइनस का गामा है तो माइनस का अल्फा टी और माइनस का प्लस, यहाँ वी नॉट अब किसका ले लेंगे, माइनस का। तो अब e की पावर में गामा किसका हो जाएगा, प्लस का। अब ये e की पावर में गामा किसका हो गया, प्लस का।
तो जब गामा प्लस का है तो अल्फा भी मेरा किसका आ जाएगा, प्लस का। तो अल्फा प्लस का हो गया कॉस ओमेगा टी, और जब अल्फा प्लस का है तो बीटा भी किसका रहेगा, मेरा प्लस का। ये हो गया, तो ये मेरी किसकी इक्वेशन हो गई, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया किसका, वोल्टेज की इक्वेशन का। सेम ऐसे ही किसकी भी लिख सकते हो, करंट की इक्वेशन भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर लिखी जा सकती है। तो ये वाली वेव, अब जब हम वेव पढ़ेंगे, हमने पढ़ा कि जब हमने वेव पढ़ी थी तो एक इंसिडेंट होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव में जा रही है ना, और ये माइनस अल्फा टी है, और यहाँ जेड किसका है, माइनस का। जब भी जेड माइनस का होता था तो वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जाता था ना, इसलिए जो वेव का ये वाला हिस्सा है ये होती है मेरी इंसिडेंट वेव। ये वाला हिस्सा मेरा वेव का हो जाता है इंसिडेंट वेव, और जो मेरा वेव का ये वाला हो जाता है ये हो जाता है रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, तो ये मैंने इक्वेशन किसकी लिखी, वोल्टेज की वेव की इक्वेशन लिखी। इसमें जो पॉजिटिव वाला पार्ट आया मतलब v पॉजिटिव, लेकिन e की पावर माइनस अल्फा टी, और ये वाला ये हमारे को दिखाता है कि ये कौन सी वेव है, इंसिडेंट वेव है। वोल्टेज ट्रेवल कर रही है जेड डायरेक्शन में, और इंसिडेंस ये है, रिफ्लेक्शन ये है, दोनों का मिलके हमारी क्या बनती है, वोल्टेज की वेव इक्वेशन बनती है। ऐसे ही मैं किसकी वेव इक्वेशन भी लिख सकती हूँ, यहाँ करंट की वेव इक्वेशन भी लिख सकती हूँ। करंट की वेव इक्वेशन e की पावर माइनस अल्फा टी ठीक है, ये करंट की हो गई। करंट की इक्वेशन में भी सेम, जो पहला वाला पार्ट है वो हमारा इंसिडेंट हो गया, सेकंड वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अब यहाँ पे टर्म एक नेक्स्ट आती है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आती है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। इसे हम शो करते हैं जेड नॉट से। ये क्या शो करते हैं, हम इसे जेड नॉट से शो करते हैं। जेड नॉट से जब हमने इसे शो करा, ये क्या बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हमारा बता रहा है ट्रेवलिंग ऑफ वेव के बारे में। जो हमारी वोल्टेज वेव ट्रेवल करती है या करंट वेव ट्रेवल करती है, इसके रेशियो को हमारी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि जब वेव चल रही होगी तब उसका इम्पीडेंस क्या होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, जब हमारी वेव चल रही है तो एक तो इसमें पॉजिटिव वाला पोर्शन आ रहा था, एक इसमें नेगेटिव वाला पोर्शन आ रहा था। एक ये पॉजिटिव वाला पोर्शन आ रहा है और एक नेगेटिव वाला पोर्शन आ रहा है, वोल्टेज में भी करंट में भी। तो या तो पॉजिटिव पॉजिटिव वालों का रेशो या नेगेटिव नेगेटिव वालों का रेशो, और मोस्टली हम पॉजिटिव वालों का लिखते हैं कि वेव इक्वेशन में, वोल्टेज वेव इक्वेशन में पॉजिटिव वोल्टेज वेव का और पॉजिटिव वोल्टेज वेव का और पॉजिटिव करंट वेव का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की क्या हो जाती है, डेफिनेशन हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इंसिडेंट वेव टू द करंट इंसिडेंट वेव। पॉजिटिव वोल्टेज इंसिडेंट वेव, अगर पॉजिटिव लगा रहे हो तो इंसिडेंट मत लगाओ, ये इंसिडेंट ही है, और नेगेटिव वाला रिफ्लेक्शन ही है। तो इंसिडेंट वेव टू द करंट इंसिडेंट वेव इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ अ लाइन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड नॉट। ये हमारा किससे रिप्रेजेंट करता है, जेड नॉट से रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को अपना किससे शो कर दिया, जेड नॉट से शो कर दिया। तो यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू बता सकते हैं कि जेड नोट क्या है, वी नोट प्लस ई की पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड डिवाइड बाय इंसिडेंस वेव का लिख लो करंट का मैग्नीट्यूड, आई नॉट ई की पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। इतने हिस्से से ये हिस्सा कट गया तो ये कितना आ गया,
तो क्या कह सकते हैं केवल किस किस का मैग्नीट्यूड, इंसिडेंट वेव में जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है और इंसिडेंट करंट वेव में जो करंट का मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव, उन दोनों के रेशो को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कहते हैं। तो ये हमारी क्या निकल गई, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की फॉर्मूला यहाँ से निकल गया है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का फॉर्मूला ये निकल गया। अब अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया है, इतना आ गया। अगर कोई कहे रिफ्लेक्शन वाला भी यहाँ पर लगा दो, तो रिफ्लेक्शन वाले से भी आ सकता है, बस उसमें हल्का सा क्या आ जाएगा डिफरेंस, वरना रिफ्लेक्शन वाला भी फॉर्मूला क्या रहता है सेम। पर हम किसका बताते हैं, पॉजिटिव वाले का ही हम यहाँ पर वैल्यू इसकी बताते हैं कि ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है, इंपीडेंस यहाँ पर हो जाती है। अब मुझे जेड नॉट की वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का प्रॉपर फॉर्मूला निकालना है कि हाँ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का ये फॉर्मूला निकलता है। तो फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे कौन सी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जो पीछे मैंने वोल्टेज की इक्वेशन निकाली थी, आज नहीं लास्ट लेक्चर में, वो वाली इक्वेशन मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी। फ्रॉम इक्वेशन कौन सी इक्वेशन थी वो, माइनस माइनस तो कट गया था, dvz अपॉन dt इज इक्वल्स टू r प्लस j ओमेगा l ये इक्वेशन थी ना, हमने लास्ट लेक्चर में निकाली थी। एक तो करंट की निकाली थी एक बार वोल्टेज की निकाली थी। जब करंट वाली थी तो यहाँ g प्लस जे ओमेगा सी था, वोल्टेज वाली में r प्लस जे ओमेगा एल था, ये चीज थी। तो हमने ये इक्वेशन की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे क्या निकालनी है, यहाँ पर मुझे वैल्यू निकालनी है जेड नॉट की। जेड नॉट बनाने के लिए मुझे यहाँ वी नॉट और आई नॉट क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो जेड नॉट बनाने के लिए क्योंकि मुझे यहाँ वी नॉट आई नॉट लाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी जेड की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर हम वी जेड की क्या रखेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो इसलिए वी जेड की वैल्यू रखने के लिए मैं यहाँ पर वी एस और आई एस भी क्या कर देती हूँ, मेंशन यहाँ पर कर देती हूँ। तो अब जब मैं वी जेड डी वाई डी वी जेड की वैल्यू रखूंगी, कौन सी वाली वैल्यू रखूंगी, ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इसी डिफरेंशियल इक्वेशन की तो है, यही डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ। चाहे वो कौन सी वैल्यू पुट कर दूं, यहाँ अल्फा लग के वैल्यू पुट कर दूं। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करने पर, जो मेरी इक्वेशन की वैल्यू है, जो जेड नॉट की वैल्यू को पूरा करने के लिए मैं आई एस जेड और वी एस जेड की यहाँ पर क्या रख देती हूँ, वैल्यू रख देती हूँ। तो आई एस जेड और वी एस जेड जब निकालूंगी किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से जब आई एस जेड और वी एस जेड निकालूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ जैसे गामा है वी एस जेड के टर्म में आया है, तो मैं गामा के टर्म में ना लिखे खाली अल्फा अल्फा के टर्म में भी तो इक्वेशन लिख सकती हूँ। सेम पीछे वाली इक्वेशन को मैंने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। माइनस में माइनस डी ओवर डी टी, चलो पहले वो गामा वाली लिख देते हैं। वी एस की वैल्यू कितनी है पीछे, वी नॉट प्लस ई की पावर माइनस गामा जेड प्लस वी नॉट माइनस ई की पावर प्लस गामा जेड। ठीक है, ये हमने किसकी वैल्यू लिख दी, वी एस जेड की यहाँ पर वैल्यू लिख दी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे आई नॉट भी चाहिए, वी नॉट तो चलो यहाँ से मिल गया, मुझे क्या चाहिए, आई नॉट भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर भी आई नॉट की भी वैल्यू लिख देती हूँ, एक स्टेप अगला ना करके यहीं पे ही कर देते हैं। आई नॉट की वैल्यू आई नॉट प्लस ई की पावर माइनस गामा जेड प्लस आई नॉट माइनस ई की पावर प्लस गामा, ये वैल्यू यहां से निकल के आ गई। इसके बाद अब क्या चीज यहाँ पर करेंगे, डिफरेंशियल कर दो, जिस जिसका डिफरेंशियल हो सकता है वहां ले जाकर डिफरेंशियल कर दो, फिर रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो इसका डिफरेंशियल करा मैंने, तो ई की पावर में गामा का, क्योंकि जो हमारी डिफरेंशियल वाली चीज है
वो सिर्फ क्या है, ई की पावर वाली चीज है। गामा में हमारा क्या आ रहा है, अल्फा प्लस जे बीटा आ रहा है, जो कि हमारा फंक्शन किसका होता है, टाइम का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर जब मैं डिफरेंशियल करूंगी तो सिर्फ किसका होगा, ई की पावर वाले का होगा। तो ई की पावर वाले का जब डिफरेंशियल करा तो कितना आ गया, माइनस गामा निकल के नीचे आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस गामा और ये माइनस 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 निकल के नीचे आया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, गामा वी नॉट प्लस ई की पावर माइनस गामा जेड। और ये वाला माइनस ऐसे अंदर चला गया क्योंकि यहाँ तो गामा के साथ प्लस है नहीं, गामा वी नॉट माइनस ई की पावर गामा जेड बराबर आर प्लस जे ओमेगा एल इसे अंदर मल्टीप्लाई करना है वैसे, पर अभी देखते हैं, ऐसे कंपेयर हो जाएगा तो ऐसे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, ये हमने टर्म लिख ली। अब क्या करो यहाँ से जो ये वाली टर्म निकल के आई है, गामा वी नॉट प्लस ई की पावर माइनस गामा जेड माइनस गामा वी नॉट ई की पावर प्लस गामा जेड, ये वाली टर्म हमारी क्या आ गई, यहाँ पर निकल के आ गई। यहाँ पर अब दोनों तरफ कौन सी टर्म इक्वेट कर लेते हैं, ई की पावर माइनस गामा जेड वाली टर्म इक्वेट कर लेते हैं। ई की पावर माइनस गामा जेड वाली और ई की पावर प्लस गामा जेड वाली इक्वेट कर लेते हैं, ताकि दोनों को क्या कर दें, हम कैंसिल कर दें। तो यहाँ पर इक्वेटिंग एक एक, पहले हम बस एक करेंगे, दूसरी वाली आप खुद करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। इक्वेटिंग ई की पावर माइनस गामा जेड ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड से मुझे ई की पावर माइनस गामा जेड वाली टर्म को क्या करना है, इक्वेट करना है। तो देखो माइनस गामा जेड के साथ क्या है, ये वी नॉट प्लस, इधर माइनस गामा जेड के साथ क्या है, इस पूरे की इसमें मल्टीप्लाई होगी ना, तो आ जाएगा आर प्लस जे ओमेगा एल आई नॉट प्लस ई की पावर माइनस गामा जेड। ये टर्म अब देखो कैंसिल, अच्छा कैंसिल ही कर दी, इक्वेट ही कर दी, तो लिखने की नीड ही नहीं है। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया, मुझे क्या निकालना है, वी नॉट अपॉन आई नॉट निकालना है ना, तो वी नॉट प्लस अपॉन आई नॉट प्लस इज आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन गामा। गामा की वैल्यू कितनी थी, हमने लास्ट लेक्चर में निकाली थी। गामा की वैल्यू होती है अंडर स्क्वायर में, अंडर रूट में आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी। और इसे मैं कितना लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ रूट से एक रूट में ये कट जाएगा, तो ये मेरा निकल के आ गया। देखो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड नॉट इज वी नॉट प्लस अपॉन आई नॉट प्लस इज इक्वल्स टू आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी। ये देखो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का फॉर्मूला हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हमारा यहाँ पर हो जाता है। इम्पीडेंस है तो यूनिट यहाँ पर क्या होगी, ओम ही यहाँ पर यूनिट होगी। अब अगर मैं इक्वेट कर लेती कौन सी वाली टर्म, अगर हम इक्वेट करते देखो माइनस वाली टर्म ये रही, तो माइनस वाली टर्म में क्या होता है, ई की पावर पॉजिटिव वाली टर्म से पॉजिटिव वाली टर्म कट जाती, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू निकल के आती वो कितनी आती, सेम आती, बस अंतर किसका आता, माइनस का। तो यहाँ मैं ये लिख सकती हूँ कि जो जेड नॉट बराबर होता है ये वी नॉट पॉजिटिव और आई नॉट पॉजिटिव के, लेकिन माइनस ऑफ वी नॉट नेगेटिव और आई नॉट नेगेटिव के बराबर होता है। ये चीज यहाँ से क्या कर लेना, सभी बच्चे लिख लेना और इक्वेट करना, इक्वेट करके लिखना ये वाली चीज, कि माइनस वाले को भी इक्वेट करना और माइनस वाले को इक्वेट करके आपको ये पता लगेगा
कि नेगेटिव वालों का अगर रिलेशन लोगे तो कौन सा साइन भी साथ में आएगा, नेगेटिव साइन भी हमारा साथ में आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं रिफ्लेक्टेड वालों का रेशियो लेती हूँ तो हमें यहाँ से पता लग रहा है रिफ्लेक्टेड वाला तो इंसिडेंट का अपोजिट होता है ना, इसलिए इंसिडेंट वाले मैग्नीट्यूड से रिफ्लेक्टेड वाले का मैग्नीट्यूड किस में आएगा, माइनस में। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इंसिडेंट का लोगे तो पॉजिटिव वाला V0 अपॉन I0, और रिफ्लेक्टेड का लोगे तो V0 और I0 का तो ऊपर लिखा ही है मैग्नेट माइनस, लेकिन आगे भी साइन किसका आएगा, माइनस का आता है। ये हमारी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस निकल गया। ये सेम वैसे ही है जैसे हमने क्या पढ़ा था, इंट्रिंसिक इंपीडेंस। जैसे वेव प्रोपोगेशन में इंट्रिंसिक इंपीडेंस पढ़ते हैं, ऐसे ही ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है। अब अगर मेरी लाइन हो जाती है लॉसलेस, मेरी लाइन अगर कौन सी हो जाती है, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हो जाती है, लॉसलेस, इसका मतलब कोई लॉस ही नहीं है। अगर मेरी ट्रांसमिशन लाइन में क्या नहीं है, कोई लॉस ही नहीं है ट्रांसमिशन लाइन में, तो अगर ट्रांसमिशन लाइन में कोई लॉस ही नहीं है, इसका मतलब आर का कोई काम ही नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा कंपोनेंट नहीं होगा, रेजिस्टेंस का तो कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा। जब रेजिस्टेंस का कोई कंपोनेंट नहीं है तो जी भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये समझ लो, ये मत समझना कि आर बराबर जीरो, मैं आर बराबर जीरो नहीं कह रही हूँ, आर बराबर जीरो कहूंगी तो जी बराबर तो इनफाइनाइट हो जाएगा। हम यहाँ कह रहे हैं कि आर यहाँ पे है ही नहीं कंपोनेंट, यहाँ वो कंपोनेंट ही नहीं है जो लॉस करता है, लॉसलेस लाइन है। तो यहाँ पर मुझे कौन सा कंपोनेंट हटा देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, रेजिस्टिव कंपोनेंट नेग्लेक्ट कर देना है। तो लॉसलेस लाइन में हम क्या नेग्लेक्ट कर देते हैं, रेजिस्टिव कंपोनेंट। तो रेजिस्टिव कंपोनेंट जब हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो मुझे यहाँ क्या भी नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, जी को भी नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ किसे किसे नेग्लेक्ट करते हैं, आर और जी को नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि यही दो ऐसे कंपोनेंट हैं जो लॉस कर सकते हैं या जिनकी वजह से लॉस बढ़ता है या घटता है। जो एल और सी है, एल और सी तो मेरे पावर कंजप्शन के हैं, इसमें हमेशा एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है, और ये एनर्जी देते हैं, एनर्जी लेते हैं, एनर्जी देते हैं, लेकिन एनर्जी में लॉस नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसीलिए हम क्या कहते हैं, एल और सी एनर्जी स्टोर करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की वजह से हमेशा क्या बोलते हैं हम, एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। लॉस के टर्म में हम समझा सकते हैं कि लॉस ज्यादा होगा, लॉस कम होगा, जी एस सी, जी की वैल्यू से और आर की वैल्यू से। तो कभी भी लॉसलेस लाइन होती है तो आर और जी को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नेग्लेक्ट करने का मतलब है फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यू कितनी रख दो, जीरो रख दो। तो फॉर्मूले में आर बराबर जी बराबर जीरो कर दो, किसके लिए, लॉसलेस के लिए। हमेशा याद रखना सिर्फ लॉसलेस के लिए ये केस है, और कोई ये मत समझना आर जीरो है तो जी इनफाइनाइट होगा। हमने यहाँ नेग्लेक्ट वाला केस लेके चले हैं कि उसको हम बिल्कुल क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो लॉसलेस लाइन में कोई पावर का क्या नहीं होता, डिसिपेशन नहीं होता, कोई पावर डिसिपेशन नहीं होता। इसलिए गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा, और इसकी वैल्यू होती है आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी। और आर और जी को मैं कितना लिख दूं, जीरो। तो आर और जी को जब मैंने जीरो लिखा तो ये बचा जे ओमेगा एल और ये बचा जे ओमेगा सी। यही तो मेरे बच्चे, देखो आर और जी जीरो, तो जे ओमेगा एल जे ओमेगा सी अंडर रूट में जे स्क्वायर ओमेगा एल सी, ओमेगा स्क्वायर एल सी। तो ये कितना आ गया, जे ओमेगा रूट एल सी। तो यहाँ पर क्या चीज दिख रही है कि अल्फा तो कोई टर्म यहाँ है ही नहीं। तो लॉसलेस में यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे वहां लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक था, ऐसे यहाँ पर लॉसलेस की अगर बात होती है आर जीरो जी जीरो, अल्फा भी मेरा कितना हो जाता है, जीरो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कौन सा पार्ट नहीं आया, रियल पार्ट नहीं आया, लेकिन बीटा बराबर कितना होता है, ओमेगा अंडर रूट एल सी। ये चीज हमें क्या करनी है, याद यहाँ पर रखनी है। लॉसलेस लाइन में अल्फा इजिकल्स टू कितना रहता है, जीरो रहता है, और बीटा इजिकल्स टू कितना रहता है, अंडर रूट एल सी यहाँ पर आ जाता है। कौन सी लाइन, लॉसलेस लाइन। कहाँ पे भी ये भी चीज कहाँ भी निकली थी हमारी, पीछे जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था वेव प्रोपगेशन में, वहां भी ऐसी ही चीज हमारी क्या हो गई थी, फाइंड आउट हो गई थी। इसके बाद वेलोसिटी सबको पता है, वेलोसिटी,
वेलोसिटी और बीटा में एक रिलेशन होता है, वेलोसिटी और बीटा में हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है, जो हमने पीछे भी जब न्यूमेरिकल करा था तो वहां पर भी लिखा था कि जो वेलोसिटी होती है ट्रेवलिंग वेव की, वेलोसिटी ऑफ ट्रेवलिंग वेव इज ओमेगा अपॉन बीटा, या बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन वेलोसिटी होती है, या 2π/λ से भी बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, फाइंड आउट करी जा सकती है। अब क्योंकि वेलोसिटी बराबर होता है ओमेगा अपॉन बीटा, तो ओमेगा अपॉन बीटा कितना है, LC, तो वैल्यू कितनी आ गई वेलोसिटी की, वेलोसिटी ऑफ ट्रेवलिंग वेव इन ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू 1/√LC, तो ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेवलिंग वेव की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई। बी निकल गया, वेलोसिटी निकल गई, तो यहाँ से मैं ये दो चीज तो फाइंड आउट कर ली। अब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ लॉसलेस लाइन, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ लॉसलेस लाइन Z0 इज, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस मेरा कितना था, R+j⍵L अपॉन G+j⍵C था ना। यहाँ पर मुझे R 0 रखना है और G बराबर कितना रखना है, 0 रखना है। जब R और G 0 रख दूंगी तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, L/C, ठीक है। तो ये मेरा किसका फॉर्मूला आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस व्हेन देयर इज अ लॉसलेस लाइन R and G is 0, then characteristic impedance is called as surge impedance, सर्ज इम्पीडेंस। तो ये मेरा लाइन का कौन सा इम्पीडेंस होता है, सर्ज इम्पीडेंस होता है, ठीक है। कि व्हेन R इज इक्वल्स टू, लाइन में अगर कोई भी लॉस नहीं है, कोई भी लॉस अगर लाइन में नहीं है, तो इसका मतलब तब भी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकल रहा है। तब किस वजह से निकला है, तब कुछ अगर हल्के फुल्के सर्जेस आए होंगे, कोई स्पाइक आई होगी एकदम से, इंस्टेंट ट्रांजिएंट आया होगा, उसकी वजह से एक इम्पीडेंस की वैल्यू होती है, और ऐसे इम्पीडेंस को हम क्या नाम देते हैं, सर्ज इम्पीडेंस नाम देते हैं। तो जब लाइन लॉसलेस होती है वहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है, उस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को हम क्या कहते हैं, सर्ज इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हमारा कितना हो जाता है, √L/C के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम कभी भी सर्ज एनालिसिस कर रहे हो कहीं पर, तो सर्ज ट्रांजिएंट में है कहीं पर, तो उस कंडीशन में हम लाइन को कैसा मानते हैं, लॉसलेस मानते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं उस समय पर जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू हो जाती है वो किसके बराबर हो जाती है, सर्ज इम्पीडेंस के बराबर हो जाती है। तो हमने ये कौन सी लाइन पढ़ ली, लॉसलेस लाइन पढ़ ली। लॉसलेस लाइन में हमें क्या सीखने को मिला कि लॉसलेस लाइन में हमारा R और G को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनकी वैल्यू 0 होती है, जिसकी वजह से अटेन्युएशन भी नहीं होता। अल्फा बराबर 0 है तो लाइन में कोई अटेन्युएशन नहीं होगी, लाइन जैसी चल रही है वैसी की वैसी हमारी एंड तक जाएगी। हल्का फुल्का बस स्पाइक आएगा, उसकी वजह से हमारे को सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू मिल जाएगी। वेलोसिटी ऑफ लाइन इज इक्वल टू √L/C के बराबर होती है। वहां किसकी निकल रही थी वहां म्यू एप्सिलॉन में निकल रही थी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट निकल रही थी ना। यहाँ किस में निकल रही है, हमारी L और C में निकल रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ये तो कौन सी लाइन थी, ये लाइन थी हमारी लॉसलेस। नेक्स्ट हमारी लाइन है डिस्टॉर्शनलेस। डिस्टॉर्शनलेस, ये डिस्टॉर्शनलेस लाइन को और लॉसलेस लाइन को एक सा मत समझना, ये अलग होती है। डिस्टॉर्शन लॉसलेस का तो मतलब लॉस ही नहीं है, ऐसे एलिमेंट ही नहीं है जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, लॉस होता है। वो वाली लाइन हमारी क्या होती है, लॉसलेस लाइन होती है। लेकिन डिस्टॉर्शनलेस लाइन का मतलब क्या होता है कि लाइन में डिस्टॉर्शन नहीं है। लाइन में लॉस तो हो सकते हैं लेकिन डिस्टॉर्शन नहीं है। डिस्टॉर्शन का मतलब होती है कि लाइन इस तरीके से, जैसे ऐसे साइन वेव जा रही है, इसमें क्या आता है, ऐसे इस तरीके से डिस्टॉर्शन आ जाए। अगर साइन वेव ऐसे अगर लाइन चलने लग जाए, हार्मोनिक्स मिल जाए लाइन में, वो हमारी लाइन क्या होती है, डिस्टॉर्शन वाली होती है। तो अगर लाइन हमें मिल तो रही है, लॉस हो रहे हैं हल्के फुल्के, कोई नहीं, जाते जाते हल्का हल्का अटेन्युएशन होगा, लाइन कम होती जाएगी। लेकिन जाए कैसे लाइन, लाइन अगर साइन वेव ही है तो जाए हमारी साइन ही वेव, चाहे अटेन्युएशन होके वैल्यू कम होती जाए, लेकिन जाए हमारी डिस्टॉर्शन लेस। डिस्टॉर्शन लेस में कोई भी क्या नहीं होते, इंफॉर्मेशन हमारी गायब नहीं होती है, कोई भी चीज कम नहीं होती है। लॉस जरूर हो जाते हैं पर डिस्टॉर्शन नहीं होता है। तो डिस्टॉर्शन लेस लाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए भी हमें कोई ना कोई चीजें माननी पड़ेंगी, रखनी पड़ेंगी। बस ये याद रखना कि लाइन हमारी क्या नहीं है, लॉसलेस नहीं है, ठीक है।
और ऐसा किसमें, जब हमारी कम्युनिकेशन होती है, तो कम्युनिकेशन करने में अगर देखो बाहर से कोई वेव मिल जाती है, देखा होगा अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, कुछ चीज ऐसी लग जाए, तो हमारी आवाज जानी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, या आवाज में ब्लर ब्लर सी आवाज होने लग जाती है, फ्लक्चुएशन ऐड हो जाते हैं। तो वही लाइन हमारी क्या होती है, डिस्टॉर्शन लाइन होती है। तो अगर हमें डिस्टॉर्शन लेस लाइन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए, कि जो हमारा अटेन्युएशन है, अटेन्युएशन कोई तो अपने मजबूत करना पड़ेगा, यही तो अटेन्युएशन होता है। ये जो इस तरीके से वेव चल रही है, यही तो हमारा क्या होता है, वेव का अटेन्युएशन होता है। तो हमें अटेन्युएशन पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि जो अटेन्युएशन है वो हमारा कभी भी किसका फंक्शन ना निकले, वो हमारा फंक्शन ना निकले ओमेगा का, वो हमारा किसी भी, या तो ओमेगा का या कोई भी पैरामीटर जो हमारे एनर्जी स्टोरेज वाले हैं, वो उनका पैरामीटर ना निकले। लॉस का पैरामीटर निकल सकता है, आर का पैरामीटर निकल जाए, जी का पैरामीटर निकल जाए, लेकिन वो किसका पैरामीटर ना निकले, ओमेगा का या एलसी का पैरामीटर ना निकले। लेकिन जो हमारी कौन सी लाइन है, जो हमारी लाइन बीटा होता है, फेज वेलोसिटी होती है या फेज कांस्टेंट होता है, वो हमारा किसका पैरामीटर हो सकता है, वो हमारा पैरामीटर होना चाहिए ओमेगा का। जो हमारी फेज वेलोसिटी है v, ये हमारा कितना होता है, ओमेगा अपॉन बीटा ही तो यहाँ से निकलता है। तो वेलोसिटी को, बीटा को हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट अगर रखना पड़ेगा, तो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू, अगर हमारी वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे और कांस्टेंट स्पीड से ही चलती रहे, उसमें क्या ना हो, कोई भी डिस्टॉर्शन ना हो, तो उसके लिए मुझे वेलोसिटी को क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे वेलोसिटी को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, कि हमारी ये कांस्टेंट लाइट की स्पीड से क्या हो रही है, चल रही है, डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए। जब इसे कांस्टेंट मानोगे तो ये कांस्टेंट हो गई, इस कंडीशन में v इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ओमेगा। तो बस यही कंडीशन हमारी होती है किसकी, डिस्टॉर्शन लेस लाइन की, कि डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए कि जो बीटा हो वो तो ओमेगा पे डिपेंड करे, और कैसा डिपेंड करे, ओमेगा पे लीनियरली डिपेंड करे, लीनियरली ओमेगा पे डिपेंड करे, और जो अल्फा है वो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो किससे, ओमेगा से। ये दो चीजें अगर हमारी निकल के आ जाती हैं तो वो हमारी लाइन किस तरीके से वर्क करेगी, तब हमारी लाइन काम करेगी डिस्टॉर्शन लेस लाइन की तरह। तो यही दो कंडीशन हमें क्या करनी पड़ती है, लानी पड़ती है। इन दो कंडीशन को लाने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ता है, तब फॉर्मूला निकालना पड़ता है, और इसे हम देख भी लेंगे। अगर एज्यूम हमने सही करा होगा तो ये दो चीजें निकल के आएंगी, अगर गलत एज्यूम करा होगा तो ये दो चीजें हमारी निकल के नहीं आएंगी। डिस्टॉर्शन फॉर डिस्टॉर्शन लेस लाइन, क्या चीजें माननी पड़ेंगी डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए, R अपॉन L इज इक्वल्स टू G अपॉन C। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन लगाते हैं तो हमारी लाइन डिस्टॉर्शन लेस निकलेगी। और ये प्रूफ करना है कि ये कंडीशन सच में सही है या नहीं, तो उसके लिए हमें ये चीज कहाँ रख के देखनी पड़ेगी, जो गामा का फॉर्मूला है वहां पर रख के देखनी पड़ेगी। गामा इज इक्वल्स टू, हमने क्या चीज निकाली थी, R प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी। तो यहाँ से किसको हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, हमें किसकी जगह वैल्यू रखनी है, R की जगह, या R अपॉन जी की जगह, या R अपॉन एल की जगह। तो यहाँ से R प्लस जे ओमेगा एल, जी प्लस जे ओमेगा सी। तो R को कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, 1 प्लस जे ओमेगा एल अपॉन आर। यहाँ से G को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस जे ओमेगा सी अपॉन जी। तो या तो R अपॉन एल इज इक्वल्स टू जी अपॉन सी से यहाँ पर वैल्यू रख दें, या L अपॉन R से यहाँ पर क्या रख दे, वैल्यू रख दे। ऊपर वाली वैल्यू को क्या करना है, बस यहाँ पर पुट हमें करना है। क्या लिखना है यहाँ पर, R इज इक्वल्स टू L अपॉन सी से यहाँ पर वैल्यू रखनी है। तो यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो ये क्या क्या निकल के हमारा यहाँ पर आ जाएगा, R जी 1 प्लस जे ओमेगा, L अपॉन R है यहाँ पर, L अपॉन R, तो ये C अपॉन जी यहाँ पर हो जाएगा, C अपॉन जी, या C अपॉन जी की जगह क्या आ जाएगा, L अपॉन R होल स्क्वायर आ गया।
ये निकल के हमारी किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आ गई गामा की। तो गामा की जब ये वैल्यू हमारी इतनी निकल के आ गई, तो यहाँ पर अब इसे अगर कंपेयर करें तो ये कितना आ जाता है, गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा से अगर इसे हम कंपेयर करें तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट आर डॉट जी, और बीटा इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा, तो बीटा की जब यहाँ वैल्यू निकालते हैं तो बीटा हमारा निकल के आ जाता है, ओमेगा तो है ही, जैसे ये रूट एल है, रूट से रूट हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में जी अपॉन आर। तो जी अपॉन आर के ऊपर से क्या रख लेंगे, वैल्यू रख लेंगे। तो जी अपॉन आर की जब यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा सी बाय एल, तो ये वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट एल सी। तो यहाँ से क्या चीज हमें शो हो रही है कि अल्फा हमारा फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है। अल्फा हमारा किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और जो बीटा है वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है। तो इससे हमारा ये क्या प्रूफ होता है कि लाइन हमारी कैसी है, डिस्टॉर्शन लाइन यहाँ हमारी होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो ये हमारे डिस्टॉर्शनलेस लाइन वगैरह के बारे में हो गया। अब हमारा कौन सा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। ये चीज टर्म हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, कि हमने क्या बताया, जो हमारी लाइन चलती है ट्रांसमिशन लाइन अगर चल रही है, इंसिडेंट हो रही है, कुछ पार्ट उसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी पार्ट उसमें क्या हो जा रहा है, अंदर ही ट्रांसमिट हो जा रहा है। तो अगर हमारी लाइन कैसी है, लॉसलेस है, उसमें अगर कोई भी लॉस नहीं हो रहा, तो लाइन हमारी पूरी की पूरी क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। लेकिन अगर हमारी वेव में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हमारी वेव का कुछ परसेंट हिस्सा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये हम कहाँ से भी निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर हमारी कितनी आ जाती है, 100 आ जाती है, तो इससे हम क्या कह देते हैं कि हमारा 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, 100%। और अगर इसकी वैल्यू हमारी 0 आती है, तो इसका मतलब वहां पर हमारा कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं कि Z0 जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस निकाला था, वो कितना निकाला था हमने, V0 प्लस अपॉन I0 प्लस निकाला था। ये हमारा लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है। लेकिन जब हम आगे चलते हैं इसमें ही आगे, तो हम क्या देखते हैं कि लाइन का लोड इंपीडेंस हमारा क्या निकलता है, कुछ अलग ही निकल जाता है। जो हमारा लाइन का लोड इंपीडेंस निकलता है, हम जब लोड इंपीडेंस निकालते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से निकालते हैं, लोड इंपीडेंस की वैल्यू। लेकिन लोड इंपीडेंस और कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, इनकी वैल्यू हमारी क्या नहीं निकलती है, सेम नहीं निकलती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी लाइन होती है उसमें कुछ ना कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि हमारा लोड इंपीडेंस और कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की वैल्यू फॉर्मूला सेम होने के बाद भी क्या नहीं निकलती, सेम नहीं निकलती। तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन
होता है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, वोल्टेज का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यहाँ पर निकालना पड़ता है। तो जो वोल्टेज का इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ट्रांसमिशन लाइन का, तो जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है वो हम कितना लिखते हैं, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज की जो वेव है अपॉन इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन अपॉन इंसिडेंट करते हैं और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में ट्रांसमिशन अपॉन इंसिडेंट वोल्टेज वेव। रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव की जो हमने अभी वैल्यू निकाली थी, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव हमारी कितनी थी, माइनस वाली होती थी, ई की पावर गामा जेड में लिख लेंगे या अल्फा जेड में लिख लेंगे, और इंसिडेंट वाली कौन सी होती थी, प्लस में होती थी। तो ये हमारे किसकी होती थी, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू होती थी। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो वैल्यू हमारी निकल के आती है वो कितनी आती है, वी नॉट माइनस अपॉन वी नॉट प्लस ई की पावर 2 गामा जेड। ये हमारी वैल्यू किसकी निकल के आती है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू निकल के आती है। किस पे, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की किसी भी पॉइंट पे अगर हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये हमारी निकल के आ जाएगी। अगर हम लोड पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालें, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड, लोड पे जेड इजिकल्स टू हमारा क्या ले लेते हैं, अगर हम कोई लेंथ ले लें कि जेड इजिकल्स टू किसी लेंथ पे, जेड इजिकल्स टू किसी लेंथ पे अगर हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालते हैं तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की जो वैल्यू निकल के आती है वो हम क्या लिखते हैं, अब हर जगह वी नॉट के फॉर्मूले में जो हमने वी नॉट की वैल्यू निकाली थी वो कितना लिख देते हैं हम, वी नॉट इजिकल्स टू 1 बाय जेड, जेड इजिकल्स टू बस कितना पुट करना है, एल यहाँ पर पुट करना है। तो इसकी वैल्यू अगर एल पुट करते हैं तो ये हमारा कितना निकल के आता है, आई एल जेड एल ई की पावर, ई की पावर हमारा कितना था, गामा एल था, तो ई की पावर कितना आ जाता है, गामा एल, जेड की जगह बस कितना लिखना है, गामा लिखना है, और आई एल जेड एल जो भी हमें वैल्यू लेके चलनी है वो वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पर नोट आउट कर देते हैं। सेम ऐसी ये तो हमने किसकी लिख ली, इंसिडेंट वेव की लिख ली वी नॉट प्लस की, ऐसी हम किसकी लिख सकते हैं, इंसिडेंट वेव की हाफ वी माइनस आई एल जेड नॉट ई की पावर गामा एल, किसमें, माइनस वाली अगर हम वैल्यू लिख रहे हैं तो माइनस वाली वैल्यू में हमारा इस तरीके से ये निकल जाएगी, माइनस प्लस ये हमारी वैल्यू किसकी निकल के आ गई। अगर हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, लोड पे वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी, वो वाली वैल्यू किस पे थी, वो थी किसी भी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये है इस पे टीएल। तो टीएल अब इन दोनों का फिर से रेशियो निकाल दो, इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो इन दोनों का रेशियो निकालने पर हमारे पे वैल्यू कितनी आ जाती है, जेड एल माइनस जेड नॉट अपॉन जेड एल प्लस जेड, ये हमारी किसी लोड पर वैल्यू आ जाती है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की। यहाँ पर हमें v की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी, v इजिकल्स टू आई एल जेड एल, यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। जब इसे सॉल्व करेंगे वी एल इजिकल्स टू या v इजिकल्स टू आई एल जेड एल वैल्यू रखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करने पर v इजिकल्स टू आई एल जेड एल निकालेंगे तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की ये हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये हमारा क्या है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, अगर हमें किसी लेंथ पे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है। नेक्स्ट हमारा है वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, VSWR। वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो हमारा क्या होता है कि जो हमारी वोल्टेज है, करंट की वैल्यू जो ट्रांसमिट हो रही है ईएम वेव में, चाहे वो वेव प्रोपोगेशन हो चाहे हमारा ट्रांसमिशन लाइन में हो, वोल्टेज या करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी और जो मिनिमम वैल्यू आएगी, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, चाहे वोल्टेज की टर्म में लिखें
या करंट की टर्म में लिखें। और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू का जो रेशियो होता है वोल्टेज या करंट किसी के भी टर्म में, वो हमारा क्या होता है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो होता है या स्टैंडिंग वेव रेशियो हमारा होता है। वोल्टेज की टर्म में बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ किसका लिख सकते हैं, वोल्टेज का लिख सकते हैं। या स्टैंडिंग वेव रेशियो की हम टर्म की बात करते हैं तो जो भी हमारी ईएम वेव जाएगी उस ईएम वेव में जहां मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वोल्टेज की और जहां मिनिमम वैल्यू आ रही है वोल्टेज की, उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो यहाँ पर कह देते हैं। अब जो वी मैक्स की वैल्यू हम निकालते हैं, यहाँ पर वी मैक्स या वी मिनिमम की हम वैल्यू निकालते हैं, तो जो हमारा वी मैक्स होता है, क्या कहा, इसे कैसे लिख सकते हैं, वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम। वी मैक्स की जो हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे वो कितनी होगी, वी नॉट प्लस की वैल्यू प्लस वी नॉट माइनस की वैल्यू। वी मिनिमम की जो वैल्यू लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू कहाँ हमें मिलेगी, जो भी पॉजिटिव में वैल्यू है और जो भी हमारी नेगेटिव में वैल्यू है, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा किसका होगा, वी मिनिमम वाला रेशियो होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे S इज इक्वल्स टू इसमें से किसी भी एक को, वी नॉट प्लस को यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब वी नॉट प्लस को यहाँ से कॉमन लेते हैं तो वी नॉट प्लस दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। वी नॉट प्लस को कॉमन ले लो, वी नॉट प्लस को कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू के क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। कैसा है, वी नॉट प्लस कॉमन लेके क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ गया वी नॉट माइनस अपॉन वी नॉट प्लस। यही चीज हमने पीछे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में वैल्यू निकाल चुके हैं। ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, तो यहाँ से ये वोल्टेज स्टैंडिंग वेव का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव यहाँ से आ गई। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, स्मिथ चार्ट। स्मिथ चार्ट, स्मिथ चार्ट हमारा क्या है, जो हमने अब ट्रांसमिशन वेव पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन वेव को इजीली सॉल्व करने के लिए एक हम क्या करते हैं, वेव वाला डायग्राम यूज करते हैं। जो ये वेव वाला डायग्राम होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्मिथ चार्ट बोलते हैं। स्मिथ चार्ट हमारा क्या होता है, एक सर्कल की टर्म में होता है और इसे हमें क्या करना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है। ये ग्राफिकल मैनर होता है, किसकी टर्म में होता है, सर्कल की टर्म में होता है, और इसे हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। इसकी हेल्प से हम कौन कौन सी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू हमने ट्रांसमिशन लाइन में निकाली थी, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो, मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट हो, लोड इंपीडेंस हो, किसी भी चीज की वैल्यू को ड्रॉ करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्मिथ चार्ट एक हमारा क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज की वैल्यू इसके थ्रू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इसे निकालने के लिए हम इसे स्मिथ चार्ट को किस तरीके से शो कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ इसे बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का यूज। जो हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाला था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो हमने निकाला था, वैल्यू क्या थी, जेड एल माइनस जेड नॉट अपॉन जेड एल प्लस जेड नॉट। इस तरीके से हमारी किसकी वैल्यू निकल गई थी, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू निकल गई थी। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को यहीं पर हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर जेडल को यहाँ पर क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो जेडल को कॉमन लेने पर यहाँ पर इसे हम एंगल और मैग्नीट्यूड और एंगल की टर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस वाली टर्म को एंगल और मैग्नीट्यूड की टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, जेड एल अपॉन जेड नॉट माइनस वन, जेड एल अपॉन जेड नॉट प्लस वन।
इसे ही हम किसके टर्म में भी लिख सकते हैं, एंगल और मैग्नीट्यूड के टर्म में भी हमने यहाँ लिख लिया। अब एंगल और मैग्नीट्यूड को ही हम किस में बना सकते हैं, यहाँ एक सर्कल लेंगे और सर्कल बनाकर एंगल और मैग्नीट्यूड को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो हमारा ये ZL अपॉन Z0 है, इसे इस तरीके से यहाँ शो कर सकते हैं, ZL-1, और सिंबल थोड़ा सा क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसे ही अब इसका ही हम क्या बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं, और चार्ट के थ्रू इसे क्या कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको हमने चार्ट बना लिया, और इसे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, r+j से। ये वाली टर्म हमने इसमें लिख ली, और ये जो ZL r+j से, इस तरीके से इसे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब ये जो वैल्यू यहाँ पर लिख ली r+j से, जो हमने इसे लिखा ZL-1 और ZL+1 को, TL इस टर्म में हमने इसे लिखा है। इसे हमने क्या कहा है कि ये जो हमारा कोफिशिएंट है उसे हम किस में लिख सकते हैं, रिफ्रैक्शन, या ऐसे लिख लिया। ये जो TL वाली टर्म थी हमने उसे ऐसे शो करा था, इसे हमने क्या करा, इस तरीके से निकल लिया, और ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई थी, क्या आई थी, ZL-1 ZL+1, ये हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई थी, निकल के आ गई थी। और यहीं पर ये जो वैल्यू है इसे हमने क्या कहा है, ये हमने लिख रहा है r+j से, r+j से उसे क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हमारा जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाता है। एक वैल्यू प्लस में आएगी और एक वैल्यू हमारी किस में आती है, माइनस में आएगी। ये हमारे रिफ्लेक्शन की या जेड की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। बस इन्हीं इक्वेशन को अब यहाँ पर क्या कर देना है, हमें इक्वेट करना है। ये इक्वेशन यहाँ पर अब क्या हो जाएगी, इक्वेट हो जाएगी किससे, आर को पॉजिटिव वाली टर्म से, और जेड को जो हमारा एक्स है उसको हम क्या करते हैं, या जे थीटा यहाँ पर लिख रखा है, थीटा की जगह इसे कोई दूसरी टर्म मान लेते हैं, इसे टर्म मान लेते हैं एक्स। तो अगर इन दोनों को इक्वेट करा, दोनों पार्ट को, इमेजनरी को और रियल पार्ट को इक्वेट करा, तो इमेजनरी और रियल पार्ट इक्वेट करने पर ये पूरा हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जब इमेजनरी और रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू निकल के आती है ये वाली चीज हमें क्या करनी है, सॉल्व करनी है। ये वैल्यू हमारी इतनी निकल के आ जाती है। और जब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, नेक्स्ट एक्स की, नेक्स्ट हम क्या निकाल रहे हैं, एक्स निकाल रहे हैं। तो जो एक्स की वैल्यू निकल के आती है, एक्स हमारा निकल के आता है ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है एक्स की। ये दोनों पार्ट अब हमारे निकल के आ गए हैं। इन्हें हमें क्या करना पड़ता है, अरेंज करके लिखना पड़ता है। जब हम इसे अरेंज करके लिखते हैं तो हमारी एक सर्कल की इक्वेशन, यही दो पार्ट r+j या अरेंज करके हम लिखेंगे। तो जब अरेंज करके ये दो पार्ट लिखते हैं तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आती है, यही वाली इक्वेशन tr-1 का होल स्क्वायर। सिर्फ इसे किसके टर्म में लिखना है, एक सर्कल बनाने के लिए, सर्कल की टर्म में हम इसे लिख रहे हैं, प्लस ti-1/x का होल स्क्वायर। सर्कल की जो इक्वेशन होती है क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर के बराबर आती है। तो हम उसी के टर्म में इसे लिख रहे हैं, इज इक्वल्स टू 1 + एक्स स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को रीअरेंज करने पर हमें क्या मिलता है, ये मिलता है। तो जो इसका सेंटर मिला सर्कल का, कोई एक सर्कल, ये इक्वेशन किसकी बन के आई, सर्कल की बन के आई। तो जो सर्कल का सेंटर मिला वो हमारा क्या हो गया, tr, और ti, ये हमारा क्या हो गया, सर्कल का सेंटर के पॉइंट हो गए। और ये हमारा निकल के आता है 1 और 0। जैसे वहां r आता है ऐसे यहाँ पर कितना आ गया,
टी आर अपॉन टी आर प्लस 1 प्लस 0, या आर के टर्म में अगर इसे ले रहे हैं, सर्कल की हमने रेडियस कितनी मानी है आर, तो आर प्लस 1 कोमा 0। ये हमारा क्या आ गया, स्मिथ चार्ट में वैल्यूज निकल के आ गई है। तो अगर कोई रेडियस की यहाँ बात करें कि हमारी रेडियस कितनी होगी, हमने क्या मान लिया है आर माना है, तो रेडियस की अगर यहाँ बात करी जाए तो रेडियस हमारी निकलती है रेडियस 1 अपॉन आर प्लस 1। ये हमने आर ही तो माना था, आर और एक्स माना था, तो जो हमारी इसकी वैल्यू निकल के आई टी आर कोमा टी आई के सेंटर की, वो कितनी आ गई आर अपॉन आर प्लस 1 आ गई। तो जो हमारी रेडियस आएगी वो कितनी आएगी हमारे पे 1 प्लस आर, यहाँ पर हमारी रेडियस आ जाती है। तो यहाँ अगर हम स्मिथ चार्ट को बताते हैं कि स्मिथ चार्ट ये बनता कैसे है, तो ये हमारा क्या लेते हैं, सर्कल लेते हैं। सर्कल में यहाँ पर इसकी जो रेडियस निकली है वो हमारा जो टी आर और टी आई दो पैरामीटर यहाँ डिफाइन करे हैं, तो जो वो दो पैरामीटर डिफाइन करे हैं वो किस तरीके से करें, सेंटर लिया एक, ये दो पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन करे हुए हैं, ये वाला है टी आर और ये वाला हमारा क्या है टी आई। ये दो पैरामीटर यहाँ पर हमारे इस तरीके से हो गए। ये जो टी आर का यहाँ मैग्नीट्यूड हो गया, ये कितना हो गया, S बराबर यहाँ कितना निकल गया, इन्फिनिटी निकल गया। और मैग्नीट्यूड जब इसका निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1। यूनिटी सर्कल हमारे को क्या कर रहे हैं यहाँ पर मान के चल रहे हैं, और कोई पॉइंट जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट का एंगल रिफ्लेक्शन का कितना ले रहे हैं थीटा आर, और टो यहाँ पर क्या ले रहे हैं मतलब टी, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं। तो टो की वैल्यू यहाँ पर बाहर तो इतनी होगी, और सेंटर पर अगर देखें सेंटर पे ये 0 होगा ना, ये जो इसकी वैल्यू है सेंटर पे कितना होगा 0 होगा, और सेंटर पे S बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेंटर पे S 1 आ जाएगा, और बाहर का अगर किसी उस पे बांध करें बाउंड्री पर, बाहर इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, इतनी आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या है R और X दो हमारे क्या हो गए सर्कल हो गए, एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस सर्कल हो गया, और 1 हमारा क्या हो गया एक इम्प्लिसिट सर्कल हो गया, जो हमने ये S सर्कल माना, ये एक S सर्कल हो गया कांस्टेंट सर्कल। उसी से ही हम दो सर्कल निकाल लेते हैं, एक R सर्कल हो गया और एक हमारा क्या हो गया X सर्कल हो गया। X सर्कल इमेजनरी वाला, R सर्कल हमारा रियल वाला। रियल वाले को हम रेजिस्टेंस सर्कल बोल देते हैं और इमेजनरी वाले को हम रिएक्टेंस सर्कल बोल देते हैं। और ये जो S सर्कल हमारा बना है ये हमारा कौन सा होता है, इम्प्लिसिट सर्कल यहाँ पर होता है। तो दो हमारे एक्सप्लिसिट सर्कल बन गए, एक हमारा इम्प्लिसिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा टॉपिक भी हो गया, स्मिथ चार्ट वाला टॉपिक भी यहाँ पर हमारा हो जाता है। तो इसी टॉपिक के साथ यहाँ पर हमारी कौन सी यूनिट खत्म हो गई है, ये हमारी यूनिट नंबर 5 यहाँ पर खत्म हो गई है। तो हमारा यहाँ पूरा सिलेबस खत्म हो गया, बस इसे अच्छे से क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। स्मिथ चार्ट वाला टॉपिक जो है वो इतना एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए इसे क्या कर दिया गया है, बहुत जल्दी से आपको पढ़ा दिया गया है। तो ये टॉपिक कभी कभार एक आध बार आया हुआ है, तो जितना ही पढ़ाया है बस इतना ही लिख लेना, इतना ही से क्या कर लेना, याद कर लेना, इससे ऊपर नहीं इसमें आता है। ये वाली चीज ही बस आपको क्या करनी है, सॉल्व करके एक बार दिखानी है, और इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो जितना पढ़ाया उसे बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, इतना ही एग्जाम में मोस्टली यहीं से आता है, इससे बाहर से नहीं आता है। तो इसी के साथ इस टॉपिक के साथ यहाँ पर आपकी ये यूनिट और ये बुक खत्म होती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर सब्जेक्ट।